कार्ड शेयरिंग या। हाँ, देखिए सबसे पहला चीज की आई थिंक आप रिंकू जी पूछ रहे हैं मुझसे क्वेश्चन। जी जी जी, रिंकू जी पूछ रहे हैं। देखिए रिंकू जी, एक चीज आप ये देखिए, सबसे पहला चीज की कंटिन्यूटी स्टडी में तब आएगा। ईश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हुए हैं। उस 24 घंटे में आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति भी हो सकता है आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हो। सारी जिम्मेदारियों को कम करते हुए आप ये देखिए कि आपके पास कितना घंटे बच रहा है, इजी वे में पहले कितना घंटा बच रहा है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी को 7 घंटे सोने के लिए चाहिए, इससे कम तो नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटा चाहिए। तो अगर आप 7 घंटा सोने में निकाल दे रहे हैं, और आप कहाँ क्या काम कर रहे हैं ये आप ही समझ सकते हैं। क्लास रिकॉर्ड होता है। तो मैं ये कह रहा था कि आप कहाँ पे अपना टाइम कहाँ स्पेंड करें, ये देखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि क्या आपके पास 4 से 5 घंटे पर डे निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। अगर 4 to 5 आवर्स आपके पास पर डे निकल पा रहा है, उसी 4 to 5 आवर्स को आप डिसाइड कर लीजिए कि कब निकाल पा रहे हैं, मॉर्निंग में निकाल पा रहे हैं, इवनिंग में। और भी 4 से 5 घंटे कोई ये कह दे कि इस उम्र में लगातार निकाल ले तो बहुत मुश्किल है। या तो उसके पास कोई काम ना हो, घर पे बैठा हो, और कोई जिम्मेदारी ना हो, स्टूडेंट लाइफ हो तभी। और अगर इस उम्र में आ गए, आप 30 प्लस 35 प्लस हो गए, तो आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, आप उससे बच नहीं सकते हैं। अब अगर आपके पास ये चीजें हैं कि 4 घंटे निकल पा रहा है, सुबह निकल पा रहा है, शाम को निकल पा रहा है, दोपहर में निकल पा रहा है, तो कम से कम उस 4 घंटे को तो पर डे आप पढ़िए ही। उसमें किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कि नातेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त के साथ जाना है, ये करना है, इंटरटेन करना, नो इंटरटेनमेंट उस समय नहीं। उसके बाद का जो समय, वो तो मैं आप तो दुनिया को दे ही रहे हैं ना। ये जो आप दे रहे हैं, ये आपको अपने लिए देना है। ये आपको अपने लिए, और आज आप अपने लिए देंगे, कल आप यही समय जो है बेहतर हो जाएगा तो नातेदार रिश्तेदार दुनिया को सबको देंगे। अदरवाइज वही दुनिया आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगी कि आपने क्या किया जिंदगी में। सबसे पहले नातेदार रिश्तेदार और जो मिलने जुलने वाले, दे विल आस्क क्वेश्चन कि व्हाट यू डिड इन योर लाइफ। तब आप उनसे नहीं कहेंगे कि मैं बहुत सामाजिक था, मैं तो हेल्प कर रहा था, वो कर रहा था। लोग क्या सर्टिफिकेट दे देंगे, इनका लड़का तो कुछ कर ही नहीं पाया। गए तो थे इलाहाबाद पढ़ने, जुड़े थे शमीम जी से, कुछ निकल ही नहीं पाया। तारीफ तो बड़ी करते थे, ये करते तो वो करते तो वो क्या पढ़ाए और क्या पढ़े। तमाम तरह का, आपको अगर अपनी स्टडी बरकरार करनी है तो समय को चुराना पड़ेगा, वरना समय आपको चुरा लेगा। यू हैव टू स्टील टाइम। समय चुराइए, समय निकालिए। और जी शिवपाल। या न्यू प्लेस। जी जी जी। तो अगर अगर इफ देर इज द मेंशनिंग ऑफ द न्यू प्लेस, तो आई थिंक दैट इट माइट बी एन एरर ऑफ टाइपोग्राफी का एरर हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा न्यू प्लेस मुझे नॉक इसलिए कर रहा था कि इज इट न्यू प्लेस, इज इट द नेम ऑफ एनी बिल्डिंग, या इज इट द नेम ऑफ एनी मैंशन। क्योंकि पहले से तो ये समझ में आता है कि वो कोई बिल्डिंग का नाम हो सकता है या कोई घर का नाम हो सकता है। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो आप सारे लोग यहाँ पे हैं, यू ऑल कैन चेक। जी मैडम, जुएरिया मैडम। प्लेस PLAC। तो अगर इतना सारे सोर्सेज है और सब ऑथेंटिक है, तो आप न्यू पैलेस की जगह न्यू प्लेस ही कर लीजिएगा। आप न्यू पैलेस की जगह उसको न्यू प्लेस कर लीजिए। ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक क्रिटिक के रूप में है, लेकिन हम जो है आपको आज जो बताएंगे, वो जो है एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक जनरल पॉइंट या जनरल टॉपिक लेकर के चलेंगे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 1784, 1709 1784।
दिस डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ये जो एज है, सबसे पहला कि ही बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर एज, उनके एज को क्या कहा जाता है? हिज एज इज नोन एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और एज ऑफ इनलाइटमेंट, और एज ऑफ इनलाइटमेंट। एंड यू फाइंड दैट कि ये जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है या एज ऑफ इनलाइटमेंट है, 1745 से 1785। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एज was remarkable for periodical essays, the age was remarkable for periodical essays, comma, coffee house, journals, comma, magazines, comma, newspapers, एंड सो ऑन। ज्यादातर आप देखेंगे कि ये एज इसके लिए रहा है, और ये एज जो है गोल्डन एज ऑफ प्रोज कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ प्रोज, क्योंकि ज्यादातर इसी प्रोज में ही बातें हुई, गोल्डन एज ऑफ प्रोज। रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल। रेशमा, रेशमा, फिरोज सर को बता दो साहब। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज व्हाट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है 18th सेंचुरी को, तो खासकर इसी एज को ध्यान में रख के उन्होंने ये बात कही है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। नेक्स्ट, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। You will come to know. First English dictionary in 1755. First English dictionary in 1755. Both the writers and patents, both the writers and patents, Patrons, patents came from middle class,
डाउनफॉल ऑफ ड्रामा। इसके अलावा डाउनफॉल ऑफ ड्रामा के अलावा साइंटिफिक अप्रोच टू लर्न लाइफ एंड लिटरेचर। डिडैक्टिक लिटरेचर। एपिस्टेलरी नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल। नॉवेल ऑफ कैरेक्टर एंड इंसिडेंट। इंसिडेंट। यूज ऑफ माइंड। माइंड। एज ऑफ रीजन एंड एज ऑफ रीजन एंड आर्ग्यूमेंट। यू फाइंड दीज पॉइंट्स की ये सारी की सारी चीजें हम एकदम से शुरू से चल रहे हैं स्लाइड्स को लेकर के। यू विल कम टू नो कि जो ये एज रहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, ये एज जब वो ही वाज बोर्न इन 1709 एंड डाइड इन 1784। एंड दिस एज को हम किसके नाम से जानते हैं? एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जानते हैं, या एज ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड व्हाट इज द डेट? द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ इनलाइटमेंट 1745 से 1785, 1745 से 1785। जो एज है, द एज वाज रिमार्केबल फॉर व्हाट? द एज वाज रिमार्केबल फॉर पीरियोडिकल एसे, कॉफी हाउस, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड सो ऑन। गोल्डन एज ऑफ प्रोज रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बात की गई है। एज ऑफ प्रोज एंड रीजन जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था वो भी यहाँ पे है। फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल एक बड़ी चीज है। इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी भी इसी समय आती है जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने तैयार किया था 1755 ईस्वी में। बोथ द राइटर्स एंड पेटर्स। एक और नई चीज ये होगा कि पहले जो होता था किंग्स वगैरह पेटर्न का काम करते थे, मिनिस्टर्स, लैंडलॉर्ड्स, लाउरियरशिप वी फाइंड दे वर लिविंग इन द कोर्ट। लेकिन अब जो है मिडिल क्लास से ही बहुत सारे पेटर्न आने लगे थे जो उनकी हेल्प करते थे। खास करके जब इनकी डिक्शनरी तैयार हो रही थी तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी गए थे किसी से हेल्प लेने के लिए। लेकिन जो है उन्होंने दिया नहीं उनको, तो उन्होंने एक लिखा हुआ था, एक ऐसे भी उन्होंने लिखा था उसको लेकर के। तो जो राइटर्स और पेटर्स हैं दे केम फ्रॉम वेयर? दे केम फ्रॉम मिडिल क्लास। एक और चीज है यहाँ पे, डाउनफॉल ऑफ ड्रामा है। जैसे सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, वहां पे आप देखते हैं उसके बाद ड्रामा का डाउनफॉल होता है। वी डोंट फाइंड और कोई ऐसा प्ले वहां पे नहीं पाते हैं। साइंटिफिक अप्रोच टू लर्न लाइफ एंड लिटरेचर। लाइफ एंड लिटरेचर को लर्न करने के लिए वी फाइंड व्हाट? साइंटिफिक अप्रोच। डिडैक्टिक लिटरेचर ज्यादातर आता है कि द लिटरेचर विच गिव्स यू मॉरल एजुकेशन। नॉवेल में कई तरह का नॉवेल आया था। एपिस्टेलरी नॉवेल जिसमें सैमुअल रिचर्डसन का एक वर्क था। साइकोलॉजिकल नॉवेल भी, उसमें जो नॉवेल ऑफ कैरेक्टर है वही साइकोलॉजिकल नॉवेल है क्योंकि उस कैरेक्टर को लेके ज्यादातर बात की गई है। फिर भी नॉवेल को दो हिस्सों में बांटा गया। कुछ नॉवेल नॉवेल ऑफ कैरेक्टर ओरिएंटेड नॉवेल थे, कुछ नॉवेल इंसिडेंट उसमें था, तो नॉवेल ऑफ कैरेक्टर और नॉवेल ऑफ इंसिडेंट आया।
माइंड का ज्यादा यूज किया गया रादर देन हार्ट, रीजन और आर्गुमेंट ज्यादातर चीजों में दिया गया। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एज। और ये पाएंगे कि काफी हद तक जो एज पोप का जमाना था, उस पोप के जमाने से इससे सिमिलरिटी रही है। हीरोइक कपलेट आज भी चल रहा है हीरोइक कपलेट के अलावा, लेकिन पोइट्री का थोड़ा सा कम रहा इस एज में। प्रोज पे ज्यादातर बात हुई है। प्रोज की दूसरी शक्ल नावल के रूप में आता है, डिक्शनरी आती है, और क्रिटिसिज्म में भी काफी कुछ हद तक काम रहा है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन खुद अपने में एक बड़े क्रिटिक रहे। अब जो आपको ध्यान में रखना है कि वर्क्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एक जनरल पॉइंट में कि उनका क्या क्या वर्क रहा। वर्क ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो उनका वर्क रहा है उसमें से एक उनका पोयम है, दैट इज लंदन, LONDON, लंदन। हिज पोयम ब्रॉट नेम एंड फेम फॉर हिम, ब्रॉट नेम एंड फेम फॉर हिम। एक उनका और भी क्रिटिकल वर्क रहा है, दैट वाज द लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज, लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज, लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज, अ क्रिटिकल वर्क, जिसमें इन्होंने कुछ पोएट्स को लेकर के उनके वर्क और उनकी लाइफ को लेके बात किया है। लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज, अ क्रिटिकल वर्क, took how many years? Took 10 years. Took 10 years in accomplishing, ACCOMPLISHING। एक उनका ट्रेजिडी आयरीन रहा, ये पूछा जा चुका, आयरीन हिज ट्रेजिडी, आयरीन हिज ट्रेजिडी। नेक्स्ट है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। आयरीन पूछा जा चुका है। लाइफ ऑफ द पोएट, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहा है। एक उनका वर्क है रेजिलास, RASSELAS, रेजिलास हिज प्रोज रोमांस, हिज प्रोज रोमांस। रेजिलास को उन्होंने तब वो किया, यूज किया कि जब उनकी माँ की मौत 1759 में हुई थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सके, तब उन्होंने इसको पब्लिशर को दिया, पब्लिशर ने उनको पैसा दिया तब जाकर के उसको कर सके। तो यू कैन जस्ट सी कि द मैन whom you are studying कि what type of life he passed, not a single penny he had, उनके पास नहीं था to bury her mother, his mother। तो रेजिलास उनका एक प्रोज रोमांस था, जो आप ध्यान में रखिएगा कि जब उन्होंने अपनी माँ को अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने किसको दे दिया था, दे दिया था पब्लिशर को। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे है, लेटर टू चेस्टरफील्ड, LETTER, लेटर, लेटर टू चेस्टरफील्ड, लेटर टू चेस्टरफील्ड is his remarkable essay।
और एक उनका और जो है इम्पोर्टेंट वर्क है, लाइव्स ऑफ द पोएट्स। लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज हिज क्रिटिकल वर्क। लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज हिज क्रिटिकल वर्क। जेम्स बोसवेल ने उनका बायोग्राफी लिखा है। जेम्स बोसवेल, BOSEWELL, जेम्स बोसवेल wrote his biography or wrote his biography। इसके अलावा ही रोट फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, ये बात पहले भी हो चुकी है। ही रोट फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इन 1755। ही also wrote a critical essay preface to Shakespeare। यही आपको पढ़ाना, इसी में ही उनका क्रिटिसिज्म सब कुछ है। प्रीफेस टू शेक्सपियर काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। इन विच ही एडमायर्स इन विच ही एडमायर्स शेक्सपियर, SHAKESPERE, शेक्सपियर, फॉर राइटिंग ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी। इसके अलावा जो है उनका एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने कहा कि अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू इंड्योर इट। ही सेड अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ, EITHER, ईदर टू एंजॉय लाइफ और इंड्योर इट। एक और उनका पॉइंट वर्क रहा है, उन्होंने जो है क्या किया हुआ है, एक जोशुआ रेनॉल्ड के साथ उन्होंने एक लिटरेरी क्लब बनाया था। ही फाउंडेड अ लिटरेरी क्लब विद जोशुआ रेनॉल्ड। रेनॉल्ड, RENOLD, REYNOLD, जोशुआ रेनॉल्ड। इस क्लब के जो मेंबर थे काफी बड़े लोग थे, जिसमें एक नाम मैं जोशुआ ही फाउंडेड अ लिटरेरी क्लब विद जोशुआ रेनॉल्ड। और इसके जो मेंबर्स थे, कौन कौन से लोग थे मेंबर्स में, इसके बर्क थे, BURK बर्क काफी बड़े हिस्टोरियन थे। बर्क थे, पिट थे, फॉक्स, गोल्ड गिब्बन, फॉक्स गिब्बन, गोल्ड स्मिथ एंड सो मेनी यू विल कम टू नो, कि और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। एक इनका जो वर्क है रेजिलास, उसका सब टाइटिल है प्रिंस ऑफ एबिसीनिया।
RASSELAS, रेजिलास आर प्रिंस ऑफ एबीसीनिया, ABYSSINIA, प्रिंस ऑफ एबीसीनिया is a matter of rhetoric rather than romance। बाकी मैंने बता दिया कि यही उनका वर्क था जो कि उन्होंने दिया, तो लास्ट टाइम पे अपनी माँ का संस्कार जो कर पाए, उस तरह की चीजें रही है। मैं स्लाइड बैक करता हूँ। ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो उनके बारे में होना चाहिए था वो हमने किया है। मैंने बताया कि वर्क्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पे जब आप बात करेंगे तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लंदन उनका जो पोयम है, लंदन पोयम किसने लिखा है? लंदन पोयम जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा, जिसमें उन्होंने लंदन सिटी को क्रिटिसाइज किया, उसका मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जैसा अपियर होता है, उसको लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है। इसी पोयम से कुछ उनको नेम और फेम मिलता है। और दूसरा उनका वर्क है लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज। यू विल कम टू नो, ये जो वर्क रहा है लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज, यह उनका क्रिटिकल वर्क रहा, जिसमें उन्होंने कुछ पोएट्स को लेकर के, इंग्लिश पोएट्स को लेकर के अपनी बात रखी है कि उनका वर्क कैसे है। तो एक तरह से क्रिटिक, एज अ क्रिटिक को शुमार भी किए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये उनका क्रिटिकल वर्क रहा। इसको कंप्लीट करने में 10 साल लगा हुआ है उनको जो है। ये भी कई बार पूछा जा चुका। आयरीन, आयरीन उनकी ट्रेजिडी है, हिज ट्रेजिडी। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस उनका अपना क्रिटिकल एसे है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। राइजिलास इज हिज प्रोज, अभी उसी का प्रोस रोमांस बताया गया कि हाँ वो प्रोस रोमांस था। एक उनका फेमस एसे लेटर टू चेस्टरफील्ड, इसी में उन्होंने अपनी डिक्शनरी का जिक्र किया है। और वो बताते हैं कि जो चेस्टरफील्ड थे वो उनके पेटन थे और वे उनके पास मदद मांगने गए तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने खुद से लेबर किया, मेहनत किया और डिसाइड किया कि नहीं मैं डिक्शनरी मार्केट में लाऊंगा, एंड अल्टीमेटली ही गॉट सक्सेस। तो लेटर टू चेस्टरफील्ड इज हिज रिमार्केबल एसे। दूसरा है लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज हिज क्रिटिकल वर्क। जेम्स बॉसवेल ने क्या किया हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेम्स, उनके ऊपर बायोग्राफी किसने लिखा है? जेम्स बॉसवेल ने wrote his biography. He wrote first English dictionary in 1755, कॉमन सा पॉइंट है। He also wrote a critical essay, preface to Shakespeare, ये काफी इंपॉर्टेंट है, preface to Shakespeare, this particular thing, in which he admires Shakespeare क्या, for writing tragic comedy। जो ट्रेजी कॉमेडी एक नया जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस या इन दोनों चीजों को मिला के जो उन्होंने किया है उसको करने के लिए उनके एडमायर किया गया। उनका एक फेमस कोटेशन है, ही सेड अ बुक शुड हेल्प, एक बुक जो है हमें हेल्प करना चाहिए। अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू इंड्योर इट, या तो हम जीवन को एंजॉय कर सके या हम इसे इंड्योर कर सके। उन्होंने क्या किया, तो जोशुआ रेनॉल्ड के साथ मिल करके एक लिटरेरी क्लब बनाया था। उस लिटरेरी क्लब में बड़े लोग थे, बर्क थे, पिट थे, फॉक्स, गिब्सन थे, गोल्ड स्मिथ रहे हैं, ऑल दीज नेम्स यू फाइंड। एक उनका जो वर्क रेजिलास रहा है उसका सब टाइटल है प्रिंस ऑफ एबिसिनिया इज अ मैटर ऑफ रेटरिक रहा जाता है, इसमें रेटरिक है। रेटरिक जो और रोमांस दो अलग अलग चीजें हैं। रेटरिक ये होता है कि जब आप लैंग्वेज को बहुत फिगुरेटिव कर देते हैं, बहुत सजा धजा करके पेश करते हैं, एंड विच अपील्स एवरीवन, तो सच अ थिंग इज नोन, हाउ सच अ थिंग इज नोन एज रेटरिक। और रोमांस तो वो चीज होता है कि जब उसमें केवल अफेयर की बात होती है, तो इसमें रोमांस के फॉर्म में तो है ही, लेकिन रोमांस से भी कहीं ज्यादा वो रेटरिक है, काफी ज्यादा उसको सजा करके पेश किया गया है। तो वी हैव डन दिस, इतना हमने उनके वर्क को एट अ ग्लांस में लिया इस टाइम जो है। और इन द इवनिंग वी विल टेक हिम एज क्रिटिक। so nothing more, I don't have anything in my basket, nothing remains at all in my literary basket, so I think we will meet in the evening और तब हम बात करेंगे उससे। तो वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज उनका प्रोज वर्क है।